हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, आप लोगों को बार वाले प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आप लोग जो लोग पिछला वीडियो ना देखा हो, नंबर सिस्टम का तीसरा वाला पार्ट, जो लोग ना देखे हों उस तीसरे वाले पार्ट को ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि एसएससी में आए हुए जितने क्वेश्चन थे सब हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व करके देखा था। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अब लेटेस्ट में पूछे जाएंगे बार वाले क्वेश्चन, उसी मेथड से आप करिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा वाला पार्ट लेके आए हैं, और चौथे वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे आज, भाज अभाज प्राकृतिक संख्या, ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आज हम लोग पढ़ना है। फिर उसके बाद आज देखिए हम लोग बहुत से मैटर लेके आए हैं, आपको दिखा देते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, फिर क्या कैसे क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन, फिर भाज्य संख्या क्या होती है देखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, इधर उधर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इस पर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। इस तरह से कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले, और इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं हम लोग करते जाएंगे, और आप लोगों को अच्छा कंटेंट देखे जाएंगे। ठीक है, जैसे सभी ये टेंशन न लीजिए, आज हम लोगों का 1 घंटे का वीडियो चलेगा, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपका एक वीडियो में आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, मेरा यही टारगेट रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आज, मेरा टारगेट क्या है आज का मेरा टारगेट ये है कि आज के डेट में आपका भाज्य अभाज्य सब क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य ख़त्म करने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, और पेशेंस बनाए रखना होगा, अंत तक लगे रहना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग करते क्या हैं, शुरुआत के 8-10 मिनट देख लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। पूरा वीडियो देखा करिए, मैं कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ये सब पूरा ये बनाना, ये लेआउट पूरा बनाना, कंटेंट तैयार करना कितना मेहनत लगता है। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो कोई कमेंट करते हैं। आप लोग थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी दीजिए मुझे। अब मैं लग गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा सा पढ़ा के उसके बाद चला जाऊँगा। मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को, पूरी मैथ यहाँ इस कोरांव विद्या कोचिंग कोरांव चैनल पे आप लोगों को मैं पूरी मैथ पढ़ा के ही जाऊंगा। ठीक है, और कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो भरोसा बनाइए, और प्लेलिस्ट में जा करके एक एक वीडियो को देख करके आराम से अपना मैथ क्लियर करिए। ठीक है, जो भी आप टारगेट बनाए हों, एसएससी, बैंक, रेलवे, समझ रहे हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, टेट सीटेट, जो तैयारी करना चाहते हैं, हमारी इस वीडियो को देख करके आप अपना मैथ का डर भगा सकते हैं। तो मैथ का डर देखिए भगाना है तो आपको बने रहना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आए, देखें और लाइक किए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दिए हैं, लाइक करके उसके बाद चले गए। आपको देखना होगा, समझ रहे कि नहीं? देखिए यार भाई, सपोर्ट करिए यार, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट वमेंट नहीं करते हो आप लोग, तो कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करोगे तो क्या होगा, क्या कैसे है, मेरी कमियां क्या हैं, और मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, कोई कमी क्या है, सब कुछ बताएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं, कमियां को दूर करके तब ना आगे बढ़ेंगे हम तो चाहते हैं, हम तो अपना 100% ले आके दे दिए हैं। समझ रहे हैं, हम अपना 100% ले आके दे दिए हैं, और अपना 100% परफॉर्मेंस करेंगे। अभी देखिए पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, ये आप लोग थोड़ा कमेंट में लिख करके देंगे, कैसा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कमियां रह गई है, क्या और चीज़ ऐड करना है, कैसे क्या करना है, ये बताएंगे तो थोड़ा सा हम इसको इम्प्रूव करेंगे, अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे, तब जा कर के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपका तो होना ही है काम, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया था, फिर उसके बाद बार वाले प्रश्न पढ़ लिए थे, बार वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे, एसएससी में आए हुए जितने क्वेश्चन सब कर लिए थे। ठीक है, आज हम भी लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, भाज्य अभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य और परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। आज जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, जो एग्जाम में बने हुए थे, सब ले आकर के मैं रख दिया हूँ। समझ रहे हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं करूँगा, आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, आप जान लीजिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको कंटेंट देने के लिए। ठीक है, और कंटेंट में अगर दम है तो फिर समझ लीजिए कि बंदे में कितना दम है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है,
तो आइए शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर क्या होती है, अगर इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन किया जाए, अगर अपनी भाषा में बोलें तो जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप कहेंगे सर गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है। हाँ, जहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो नेचर द्वारा मिली हुई है, जो प्रकृति से मिली हुई संख्या है। तो प्रकृति से संख्या हमको क्या क्या मिली है, 1 2 3 4 5, ये सब प्रकृति द्वारा मिली हैं। अब कहाँ तक जाते हैं हम लोग, अनंत तक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति द्वारा जो नंबर मिलते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कह दिए काउंटिंग करना है तो काउंटिंग ऐसे नहीं करिएगा, आधा 1 1.5 2 2.5 3, नहीं। आप कहीं पे काउंटिंग करते हैं तो क्या आधे से करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट 1 है 2 है 3 है और मान लो चौथा स्टूडेंट 5 स्टूडेंट, अब काउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे नहीं कि आधा हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, इस तरह से जोड़ेंगे नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम गिनने के लिए काउंटिंग स्टार्ट कर दिए, मान लीजिए यहाँ इस कमरे में बहुत ढेर सारी क्या है, चेयर लगी हुई है। अगर मैं इस चेयर को काउंटिंग करना शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे करूँगा कि नहीं, हैं कौन लगी हुई हैं, चेयर लगी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ और यहाँ यूपीएसआई की पूरी बैच चल रही है, बाकायदे अच्छे चल रही है, 15-20 बच्चे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो भाई लोग यहाँ हमसे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो कम से कम यूट्यूब पे तो कम से कम पढ़ लें। यूट्यूब पे मैं मैथ और रीजनिंग दोनों लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग के 3 वीडियो बन गए हैं, तीनों वीडियो हमने डाल दिया, चौथा वीडियो डालूंगा, समझ रहे कि नहीं, वर्णमाला से शुरू कर दिया हूँ, 4 वीडियो डल गए हैं। ठीक है, अब मैं मैथ में भी काम कर रहा हूँ, रीजनिंग में भी काम कर रहा हूँ, दोनों में कंटेंट में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, आराम से खूब बढ़िया VIP तरीके से पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए भाई, ये हमको सोच के आया था कि यार थोड़ा बहुत लेक्चर देना है, क्योंकि पिछले 3-4 वीडियो से मैं यही कर रहा था, हाँ हेलो नमस्ते नमस्ते करके उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते थे। ठीक है, आपका हालचाल भी थोड़ा बहुत ले करके उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते थे। मुझे बाद में पता चला कि यार हालचाल लेने से बड़ी बात नहीं है, कुछ आप लोगों से कुछ लेना पड़ेगा। जैसे कि क्या, जैसे मैंने कहा आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, ये सब चीज़ आप बताएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे नाराज़ हैं थोड़ा बहुत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको देखते हैं। तो हमने क्या बताया, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डैश कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। समझ गए, यानी कि जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब जैसे मैंने कोई मुझझसे बोला सर ये बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई बोलेगा सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं निकाल सकते, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन या अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना हम लोग ने देख लिया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब दूसरी बात क्या आई, अब प्राकृतिक संख्या जब पढ़ लिया तो उसके बाद क्या आती है, एक होल नंबर आता है जो कि हमने यहाँ पे लिया नहीं था, होल नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसको देखते हैं होल संख्या क्या हो, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर होता है कि जब मतलब पूरे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत तक चले गए, ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संख्या है। अभी प्राकृतिक संख्या में अगर मैं 0 को भी ले लूँ तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ गए, तो होता कुछ नहीं है, बस ये है कि नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं, 0 को भी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या आया कहाँ से, थोड़ा सा मैं पीछे का आपको बता दे रहा हूँ। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये 0 होता है पूर्णांक संख्या, और नेगेटिव पूर्णांक संख्या और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर होती है,
ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर हमने पढ़ा था इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर को क्या बोलूँ तो क्या बोलूँगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। समझ गए, धनात्मक पूर्णांक संख्या ये बोल सकते हैं हम लोग। तो ये है पूर्णांक का ही ये भाग है प्राकृतिक संख्या। अब जब हमारा होल नंबर आया, पूर्ण संख्या जब आई, तो इसमें क्या किया हमने, जीरो को भी ऐड कर लिया। देखिए होता क्या है, प्रकृति द्वारा हमको 1 से लेकर के अनंत तक संख्या मिली हुई थी। जीरो की खोज हम लोगों ने किया था, हमारे भारत के लोग खोज किए थे जीरो की। जब जीरो को हमने इसमें मिला दिया तो ये संख्या क्या हो गई, पूरी तरह से पूर्ण हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर। समझ गए। तो अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और क्लीन करते हैं, कुछ और बातें बताना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश ऐसे इनफाइनाइट तक लिख दिया, ठीक है। मैं ये प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब इस प्राकृतिक संख्या से ही हमको क्या मिलते हैं, भाज्य मिलते हैं और अभाज्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, संख्या भी लिख देते हैं, संख्या भी लिख देते हैं, ठीक है। तो भाज्य को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसा कि हम स्लाइड में लिए हुए हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य मिलकर के क्या बनाते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन इसमें एक भी जुड़ा हुआ रहता है, क्या, 1, क्योंकि एक न तो अभाज्य होती है और न ही भाज्य होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे बोला किसी ने कि एक कैसी संख्या है, ठीक है, एक तो हमारी कैसी है, प्राकृतिक संख्या। अगर मैं एक के बारे में बोलूँ तो इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, एक रियल नंबर है। एक हमने रियल के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, परिमेय, यानी कि एक रेशनल नंबर है। एक रियल हो गया, फिर रेशनल हो गया, फिर उसके बाद मैं बोलूँ तो क्या आ जाएगा, रेशनल हो गया। फिर उसके बाद इंटीजर नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है, इंटीजर नंबर। फिर इंटीजर नंबर एक के बारे में फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ। समझ कि नहीं, एक क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। यानी एक के बारे में हम लोगों ने इतना लिखा, ठीक है। और जैसे मैंने जीरो के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, जीरो क्या क्या हो सकती है, तो जीरो मैंने यहाँ पे बताया क्या, जीरो एक हमारी क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है। जीरो हमारा एक होगा क्या, रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्या। जीरो एक क्या होगी, वास्तविक संख्या, और जीरो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीरो एक पूर्णांक संख्या होती है, और कैसी पूर्णांक संख्या, उदासीन होती है, न तो पॉजिटिव होती है न तो धनात्मक होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, जीरो एक सम संख्या होती है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं एक क्या, एक विषम संख्या है, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर जीरो के बारे में हम कह सकते हैं एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं जीरो के बारे में, ठीक है। और एक के बारे में इस तरह से। ये देखिए पूरा नंबर बेसिक से लेकर के एडवांस तक खूब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये पूरा दिखता है कैसे क्या होता है, ठीक है। अब जैसे एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा है, ठीक है। हमारी प्राकृतिक संख्या किससे मिलकर बनी होती है, भाज्य, अभाज्य और 1, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है, एक सूत्र होता है, नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है 1 प्लस प्राइम प्लस कंपोजिट, ठीक है। यानी कि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो भाज्य, अभाज्य और एक से मिलके बनी होती है। यानी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ये भाज्य, अभाज्य और भाज्य और प्लस एक से मिलके बनी होती है। समझ गए। तो आज आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमने इसके बारे में सारा डिटेल में बता डाला, कहाँ से आया, कैसे आया, सब हमने बता डाला। चलिए झिंगा लाला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य, अभाज्य कैसे क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राइम और को प्राइम, कंपोजिट और प्लस 1 मिल्स के क्या बनती है, प्राकृतिक संख्या बनती है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगले जब अभाज्य पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन इसमें प्राइम है, कौन को प्राइम है, कौन कंपोजिट है, ये देखेंगे हम लोग। चलिए क्लीन करते हैं, फिर
सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया क्या हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या आ गई, तो अब देखिए इसमें क्या है, अभाज्य संख्या पहले जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या की देखिए परिभाषा क्या होती है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को लिखते क्या है, देख लीजिए, अभाज्य संख्या को लिखते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो। ठीक है, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, समझ गए, यानी कि जिनके केवल 2 फैक्टर हो। अब जैसे कि मैंने बोला 1, मैंने अभाज्य संख्या, अभाज्य कहाँ से आया, प्राकृतिक संख्या से आई, और प्राकृतिक संख्या में पहली संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या मैं चेक करता हूँ, चलिए, 1 से कटेगा, अब किसी और से तो कटेगा नहीं। क्या इसके एक ही फैक्टर होने चाहिए, कितने, 2 फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हों। और 2 फैक्टर होने का मतलब ये हुआ कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, तभी हमारी वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। और भी जानना चाहते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, तो और भी आगे डिटेल में बताएंगे क्या कैसे होती है। ठीक है, तो होगा क्या, 1 हमारी न तो अभाज्य है न तो भाज्य है। पहली बात तो मैंने अभी पहले नोट में लिखा दिया था। अब 1 से आगे नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 2 को चेक करते हैं, 2 क्या हमारी अभाज्य संख्या है, चलिए देखते हैं। 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, यानी कि इसके 2 फैक्टर हो गए, और 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से स्वयं से कट रहा है, इसका मतलब 2 हमारी क्या है, अभाज्य है। क्लियर है कि नहीं, यानी कि अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से अगर मैं संख्या लिखूं और आपसे बोलूं कि 1 अभाज्य है कि नहीं, सॉरी, इनमें कौन से अभाज्य हैं, तो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्या मिल गया हमको, अभाज्य मिल गया। अब 3 को चेक करते हैं, क्या 3 अभाज्य है, तो देखिए देखते हैं, 1 से भी कटेगा ये, 3 से भी खुद से भी कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा ये, इसका मतलब 3 भी क्या है, हमारा अभाज्य है। तो इकलौता एक ऐसा अभाज्य है जो क्या है, आपस में जस्ट आगे वाला नंबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 3। 2 और 3 के अलावा आप ऐसा अभी तक और आगे बढ़ेंगे कोई एक पेयर नहीं मिलेगा जो 2 लगातार अभाज्य संख्या हो, समझ गए, यानी कि 2 लगातार अभाज्य संख्या क्या पेयर बनता है, 2 और 3, समझ गए। आगे ऐसे अब आपको बताते जाएंगे। अब जैसे 4 है, तो 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और जो 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अभाज्य हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, भाज्य, यानी कि 4 हमारा क्या है, भाज्य है या भाज्य नहीं है। अब आइए 5 को देखते हैं। 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि 1 से कटा और 5 से कटा, यानी वो कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा 2 और 3 और 5 क्या हो गई, हमारी संख्या अभाज्य हो गई। अब बचा क्या, 6। तो चलिए 6 को चेक करते हैं, हमारी भाज्य है कि अभाज्य है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए 1 से भी कट गया, ये 2 से भी कट गया, ये 3 से भी कट गया, और ये 6 खुद से भी कट गया, यानी कि देखिए इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए कि नहीं। यानी कि अगर आपका अभाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं करेंगे, यानी कि 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 7 को देख लेते हैं, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, यानी 7 अभाज्य संख्या। ऐसे आप चेक करते जाएंगे तो 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं, 1 से जैसे 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप समझ गए होंगे, जिसके 2 फैक्टर हो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ और पॉइंट देख लीजिए। जैसे मैंने बोला क्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये मैंने लिख के दे दिया हूँ आपको। ठीक है, तो 1 से 50 तक अगर संख्या लिखेंगे तो उनमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, तो वो आपको पता करना है। तो देखिए चलिए हम लिख देते हैं, 100 तक मैं दिखा दूंगा, बाकी आपको नेक्स्ट करना रहेगा, यानी तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहले याद कर लीजिए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15, ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15। फिर 50 से 100 तक गिनती में कितने आएंगे, 10। तो फिर 1 से 100 तक जब जाएंगे कितने हो जाएंगे, 15 10 25 हो जाएंगे। 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 46 होती है। 1 से 500 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 95 होती हैं। 1 से 1000 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 168 होती हैं। समझ गए। अगर इससे और आगे आप जाना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 10,000 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो क्या लिख दीजिएगा, 2400 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। 1 से लेकर के 10,000 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2400 अभाज्य संख्याएं होंगी। समझ गए। तो ये फैक्ट वाली बातें हैं जो आपको याद कर लेना है।
याद किए रहेंगे, हो सकता है पूछ ले किसी एग्जाम में आकर के, तो क्या करेंगे आप काउंट करेंगे, काउंट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट याद कर लेना है। 1 से 200 तक में कितने होते हैं 46, 1 से 500 तक में 95, 1 से 100 1000 तक में 168, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बने रहिए, आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा कलर लूँ, चलिए वाइट ही कलर लेता हूँ। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई 2, और 2 इकलौता एक अभाज्य संख्या है जो कैसी है सम, तो क्या लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2, और 2 कैसी है सम है, तो इकलौता सम अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिलेंगे, यानी जो सम हो, समझ गए। अब बाकी जो नंबर मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, विषम मिलेंगे, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर चलिए इधर नहीं लिखेंगे 19 आ गया, फिर आपका आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, 32 33 34 35 36 37 आ जाएगा आपका, 37 के बाद 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर उसके बाद 43 के बाद 47 आ जाएगा। देखिए 50 तक देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी 15, देख लीजिए यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं में आपको 15 अभाज्य संख्या मैंने दिखा दिया। अब चलिए थोड़ा सा 50 के आगे चलते हैं, ठीक है। अब 50 के आगे चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको 47 48 49 50 51 53 मिलेगा, 53 के बाद आपको मिल जाएगा 57 नहीं 59 मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको 61 मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा 62 63 64 65 66 67 मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद 69 नहीं मिलेगा, यानी कि अब आगे आइए 67 68 69 नहीं मिलेगा, 70 71 मिल जाएगा, 71 के बाद क्या मिल जाएगा आपको 73 मिल जाएगा, फिर 79 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 83 मिल जाएगा, 83 के बाद आपको क्या मिल जाएगा 87 मिल जाएगा, 8 7 15 116, यानी कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 87 के बाद क्या आएगा 91 आएगा, 91 के बाद क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गिनते हैं 25 होने चाहिए, 1 2 देख लेते काला वाला कौन कितने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 15 10 कितने हो गए 25 हो गए, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया 25 ठो लिख दिया। देखिए फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 1 से 100 तक गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी 25 होंगी। मैंने ये अभी लिख दिया। अब देखिए आप पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका यही है कि ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ पेयर देखते हैं, आपको कुछ दिखेगा अच्छे खासे, क्योंकि क्वेश्चन करने में काम आएंगे। जैसे लगातार 2 अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 और 3, 2 और 3 ऐसी संख्या हैं जो लगातार 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला फिर लगातार 3 अभाज्य संख्या मिलेंगी, देख लीजिए नहीं, लगातार 3 अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ लगातार 3 अभाज्य संख्याएं मैं लिखूं जिनके बीच में क्या हो गैप सेम हो, तो 3 5 7 ये भी दिख रहा है आपको, और कहीं पे गैप सेम नहीं मिलेंगे जो समांतर श्रेणी में हो, समझ गए कि यानी 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, इकलौता ऐसा पेयर है जो 2 लगातार क्या है अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या है 3 लगातार अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्या है समांतर श्रेणी में है, और कहीं पे इस तरह से आपको पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम करते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 1 से लेकर 10,000 तक के लिख दिया था, 2400 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी सीख लिए हैं। चलिए जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे करते जाएंगे। अच्छा कुछ बेसिक पॉइंट है क्या, जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है और कोई 2 अभाज्य संख्या से मैंने गुणा कर दिया। ये बताइए कोई 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करूंगा तो कोई संख्या मिलेगी? मान लो एक प्राइम नंबर कितना है 2, एक प्राइम नंबर के लिए लिया 3, 2 3 6, गुणा करूंगा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब बताइए अगर ये 6 मिला तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और
6 से कटेगा। कहने का मतलब ये है इस 2 के कितने गुणनखंड होंगे 2, इस 3 के कितने गुणनखंड होंगे 2, तो 2 2 कितने आएंगे 4। हमेशा याद कर लीजिए किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं, कोई 2 संख्या ले लीजिए जो अभाज्य संख्या हो, आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया क्या 7 और 5 ले लिया, 7 5 35, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे 4 ही होंगे, हमेशा 4 होते हैं गुणनखंड। 1 से कटेगा 3 से कटेगा, सॉरी 35, ये 1 से कटेगा 7 से कटेगा 5 से कटेगा और एक और कटेगा 35 से कटेगा, समझ गए। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनको आपस में गुणा करिए, हमेशा उसके 4 गुणनखंड होंगे, यानी कि हमेशा वो 4 संख्याओं से कटेगी, समझ रहे हैं। इस तरह से मैंने ये देख लिया, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन में यूज होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इस पर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लाया नहीं हो इस वाला, तो कर लेते हैं। चलिए मैंने क्या लिखा, लिख दिया 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन दे दिया 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है, लिख दिया। तो क्या मैंने लिख दूं हमेशा सम, बी लिख दिया हमेशा विषम, सी लिख दिया 4 गुणनखंड होते हैं, डी लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने अपने से क्वेश्चन बना दिया क्या कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो हमेशा होता है, तो क्या होता है, अब ध्यान से किए। तो पहला ऑप्शन में लिखा क्या हमेशा सम होगा, दूसरा हमेशा विषम होगा, तीसरा 4 गुणनखंड होते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या है, अब एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब जैसे 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमने लिख दिया, तो कोई 2 अभाज्य संख्या लिख लीजिए। अब बताइए अभाज्य संख्या में क्या आएगा, एक 2 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है हमारा विषम है, विषम मतलब ऑड है, ये क्या है हमारा इवन है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको इवन मिल जाएगा। यानी कि ऑड में अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है 2 जिसको ऑड से, यानी कि अब 2 के बाद जितनी अभाज्य संख्या होगी सब कैसी होंगे विषम होंगे, तो 2 को जब विषम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा सम मिल जाएगा। तो क्या हमेशा सम मिलेगा, नहीं, कभी कभी क्या होगा विषम विषम को गुणा करूंगा, जैसे ऑड को ऑड से गुणा करूंगा क्या मिल जाएगा हमको ऑड ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 3 को 5 से गुणा किया, 3 5 15, यानी ये विषम, तो क्या मिल गया हमको विषम मिल गया कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा सम मिलेगा, ये तो गलत बात है, हमेशा तो सम नहीं मिलेगा। अब हमेशा विषम मिलेगा, जैसे यहाँ पे विषम मिला तो ये क्या हो गया यहाँ पे सम भी मिल गया, तो क्या हमेशा विषम मिलेगा, ये भी गलत बात है। तो क्या हो जाएगा 4 गुणनखंड होते हैं, हाँ, कोई भी आप 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, उनको आपस में गुणा करिए, हमेशा उसके कितने गुणनखंड होंगे 4 गुणनखंड होते हैं। और चौथा मैंने लिख दिया क्या इनमें से कोई, जब ये सही हो गया तो चौथे देखने की जरूरत नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अभी दूसरी प्रॉपर्टी स्लाइड में लिया हूँ, बताऊंगा आपको। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करिए, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करिए, वो हमेशा क्या होता है उसके 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 कितने गुणनखंड होंगे 1 2 4। अब मैंने बोला 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो किससे कटेगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो कोई भी आप प्राइम नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, कोई भी प्राइम नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, उसके हमेशा कितने गुणनखंड होंगे 3 होंगे। ये दिमाग में रख लीजिए और इसी बेसिक से आप करते चले जाइए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन एक दूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है और आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। लाए हैं क्वेश्चन, लेके आए हैं, क्या क्या मैंने बताया कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं 15, 50 से 100 तक में कितने हैं 10, 1 से 100 तक में कितने हो गए 25 हो गए, 1 से 200 तक में कितने होंगे 46 हो गए, 1 से 500 तक में 95, 1 से 1000 तक में 168 हो गए, 1 से 10,000 तक में 2400 हो गए। फिर उसके हमने क्या बताया 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके 4 गुणनखंड होते हैं, हमेशा सम नहीं होगा, हमेशा विषम भी नहीं होगा, तरीका बताया। फिर हमने क्या बताया किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा उसके कितने गुणनखंड होते हैं 3 होते हैं, हमने नोट पॉइंट में लिख के रखा है, ठीक है। तो क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो 100 तक की सभी अभाज्य संख्या और अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इसको पहले हम लोग
समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक की सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत। अब बताइए, अभाज्य और भाज्य मिलके 1 प्लस भाज्य प्लस अभाज्य, ये मिलके क्या बनाते हैं? नेचुरल नंबर बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। बोलो हाँ या ना? प्राकृतिक संख्या बनाते हैं, अभी हम लोग पढ़ लिए। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकाल सकते हो? नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप नहीं निकाल सकते, वो अनंत तक ही जा सकती है। समझ गए? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम हो तो क्या होगी? वो 3 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो क्या होगी? वो 2 होगी। और इकलौता होती है, ये होती है। समझ गए? ये सब छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत। औसत देखिए, औसत कब निकालेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग एडवांस मैथ अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हम लोग अर्थमेटिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे, अंकगणित पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? औसत। तो औसत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि सभी संख्याओं का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, फिर जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देना है। ये हमारा तरीका है, ठीक है। लेकिन 100 तक जब जोड़ूंगा तो उसमें क्या करना होगा? 1 घटाना होगा, क्योंकि हमको भाज्य और भाज्य का जोड़ना है। तो 1 से 100 तक मैं जोड़ूंगा तो उसमें कितने होंगे? उसमें 1 छोड़ करके बाकी कितने बचे? 99 बचे। तो 99 में कुछ भाज्य होंगे और कुछ अभाज्य होंगे। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 से 100 तक में कितने भाज्य होते हैं। अभी तो हमने पूछ लिया अभाज्य। अभाज्य आप कितने बता दिए थे? 25 बता दिए थे। अगर मैं आपसे पूछूं भाज्य कितने होंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। अब भाज्य अभाज्य 1 से 100 तक में कितने होंगे? 99 होंगे, 1 छोड़ करके 99 होंगे। अब 99 में यहीं आप 25 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि भाज्य कितने होंगे। कितने आएंगे? 74 आएंगे। यानी कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने भाज्य होते हैं? 74 होते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये बेसिक छोटी छोटी बातें आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बताया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ देता हूँ। 3 + 4 + 5 + डैश कहाँ तक? 100 तक की संख्याओं को जोड़ लिया। तो 1 से 100 तक की संख्याओं को जब मैंने जोड़ा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? n + 1/2। समझ गए? ये सूत्र होता है। तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ। n का मान कितना है? 100 × 100। यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। 100 में 1 जोड़ेंगे। n का मान कितना है? 100 है तो रख दिया। फिर उसके बाद कितना आया? 2 आया। कितना आ जाता है यहाँ पे? तो 50 × 101 कितना आ जाएगा? 50। तो देखिए इसका एक पैटर्न चलता है। कहीं आपको एक पैटर्न दिखाऊँ आपको। अगर मैं 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ूँ तो कितना आएगा आंसर? 55 आएगा। देख लीजिए 10 × 11/2। n का मान कितना है? 10। और कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 10, 5 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। यानी कि अगर 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो आपको योगफल कितना आएगा? 55 आएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे, कितना आएगा? 55 आएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँ आपसे कि कितना बोल दूँ? 1 से लेकर के 100 तक मैं बोल दूँ आपसे, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक बोल दूँ तो इसका योगफल कितना आ जाएगा ये बताना है, फिर ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इसमें एक ट्रिक होती है। योगफल निकालने की एक ट्रिक होती है, जान लो भैया, ठीक है। अब देखो 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या निकालना है हमको? योगफल निकालना है। तो ट्रिक क्या है? इसका आधा कर दीजिए और वहीं पे लिख दीजिए, और जो लिखे हैं उसी को एक बार और लिख दीजिए। जैसे 1 से 100 तक निकालना है इसका योगफल, 100 का आधा कितने आएगा? 50, और 50 को एक बार और लिख दीजिए, 5050 आ गया। देखो आ रहा है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे? इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। फिर 500 2 बार लिख दीजिए तो इतना आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे 1 से लेकर के 10,000 तक की संख्याओं का योगफल बताइए तो क्या करेंगे? इसका आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 5000 आएगा। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का आधा कितना आएगा? 5000। फिर यही 5000 2 बार लिख दीजिए तो यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये पैटर्न चलता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। समझ गए? तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कि इतना तो कर लेंगे 5050, लेकिन मैं क्या करता? 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का वर्ग निकालना, योगफल निकालना है, तो मैं क्या करता? इसका आधा करता। 100 का आधा कितना आएगा? 50, उसी को 2 बार लिख देता, 50 50 आ जाता। समझ रहे कि नहीं?
तो आपको इतना करना होगा 5050। अब ये बताइए 1 से 100 तक मैंने जोड़ा तो कितना आया, 5050 आया। तो 5050 आया जब 100 तक जोड़ा, लेकिन हमको एक तो हटाना है, क्योंकि एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, यानी एक हमको क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। जब एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, तो 5000 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब 5049 आ जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, 99 संख्याओं का योगफल निकाल लिया, कितना आया 5049। और 99 संख्या वो कौन सी है जानते हैं, जो भाज्य और जो अभाज्य है, समझ गए। यानी कि 100 में से एक तो भाज्य नहीं है ना अभाज्य है, वो हटा दिया, तो बचे कितने 99 में कुछ होंगे क्या भाज्य कुछ अभाज्य होंगे, उनको हमने जोड़ के निकाल लिया, कितना आया 5049। अब इसको किससे भाग देंगे, 99 से, क्योंकि औसत निकालना है। एक हटा दिया, कितना बना 99। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ स्मार्ट तरीका लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे कहा है 5049, यहाँ 99 है। अब भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इकाई पे जो एक आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 51 हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाग देंगे तो वही आएगा, ठीक है। देखिए हमसे जुड़िए और बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कब कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिए, लगे रहिए, देखिए ना, इतना अच्छा टेक्निक आपको न दिखाया तो कहिएगा, ठीक है। ये सब कहा कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर आ गया क्या हमारा भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या हमने बताया, भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, ठीक है, फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, सच नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझ गए। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या ले लूँगा, जैसे 1 2 3 4। अभी हमारी तो भाज्य अभाज्य है नहीं, 2 हमारी क्या हो गई, अभाज्य हो गई, 3 भी अभाज्य हो गया, तो कौन बचा 4। तो 4 हमारी क्या है, अभाज्य है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कि क्या है, 2 से अधिक संख्या है, 2 से अधिक फैक्टर है, यानी 4 के 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए हमारा क्या है, ये भाज्य है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 4 होती है। तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 के बाद क्या आता है 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपको नोट पॉइंट लिखना होगा, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4, समझ रहे कि नहीं। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन होगी, 4। अब मैं आप दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन होगी, बताइए। ये तो अभाज्य हो गया, ये भाज्य है, लेकिन ये क्या है, सम है, विषम ढूंढना है तो कौन हो जाएगी, 7। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी, 7 होगी। तो ये इतने कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। नोट किए रहेंगे तो क्या होगा, आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते रहते हैं, समझ गए। तो इतना आपको ध्यान देना है, जान लीजिए। बताइए एक एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ कैसे आया, कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना सबको दिमाग में रख करके आपको बता रहे हैं। एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको भाज्य अभाज्य के लिए कहीं भटकना न पड़े, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, समझ रहे हैं। और सब कुछ मैं लाया हूँ, टेंशन न लीजिए। एक ही वीडियो में आपको 1 घंटे का वीडियो रहेगा मैक्सिमम, 1 घंटे में आपको भाज्य अभाज्य जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं ले आ दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितनी भाज्य संख्या होगी, अभी आपको बताया था कितनी आई थी, 74 की 78। अब 25 तो होते हैं क्या, अभाज्य होते हैं, बोलो 25 तो अभाज्य होते हैं, और 99 तो संख्या होती है। 99 25 घटाएं कितना आएगा, 74, यानी कितनी आएगी, 74 आएंगी। यानी 1 से 100 तक गिनती में कितनी भाज्य संख्या होंगी, 74 होंगी। ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर थोड़ा सा आप जान लीजिए इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, समझ गए नहीं। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर का आपको पेयर बनाना है जिनके बीच में गैप कितने का हो, 2 का हो। अगर 2 का गैप मिल गया जिसका मतलब आप क्या पकड़े लिए, उन दोनों को जुड़वा बना दिए। तो ट्विन बनाने के लिए देखिए इसमें ट्विन में तो क्या बनना है, ट्वी मतलब 2,
टू मतलब क्या होता है 2, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ये समझ गए, जुड़वा होते हैं, उनको जुड़वा बोलते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला 3 और 5 दोनों प्राइम है, यस, अंतर कितने का है 2 का है, इसका मतलब 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। समझ गए। एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गया था, निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, समझ गए। तो आप कर लेंगे, दोनों को पहले चेक करना रहेगा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, फिर उसके बीच में अंतर देख लेना है, कर लेंगे। अब जैसे मैंने बोला 5 और 7 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अब मैंने बोला क्या 11 और 13 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। और मैं इसे क्या बोल सकता हूँ 13 15 नहीं बोल सकता हूँ। इस तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर के, ठीक है। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। क्या होता है, क्या मिल गया आपको, हम को प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर को जानने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा। कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। कोई दो संख्या ले ले, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, प्राइम ही हो, वो प्राइम हो चाहे ना हो चल जाएगा, लेकिन उनका HCF क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए, उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF मतलब होता है उनके बीच में जो कॉमन होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 3, तो 2 और 3 के अलावा में इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 का फैक्टर करूं 2 1 कम 2, 3 का फैक्टर करूँ 3 1 कम 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट, यानी कि यही क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब यह कि 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के सहभाज्य हैं। समझ गए। ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 7 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 9 और 11 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, सॉरी सहभाज्य संख्या है। क्यों है, अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये 9 तो अभाज्य नहीं है, कैसे सहभाज्य हो गए। तो मैंने क्या बोला कि सहभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों प्राइम हो चाहे ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। अगर कोई दो संख्या एक दूसरे के सहभाज्य हैं तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्या क्या हो, प्राइम ही हो, वो अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है, लेकिन उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको क्वेश्चन करने के लिए, अब ध्यान से देखिए, चलिए इस तरह भी देख लेते हैं। जिसे कह रहा है P और Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है। ये P और Q क्या है, दोनों एक दूसरे के सहभाज्य हैं और इनका योगफल कितना दे दिया है, P प्लस Q कितना दे दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है। और P क्या है, छोटा है, Q क्या है, बड़ा है, तो P और Q कैसे कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका पेयर बनाते हैं, कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेयर देखते हैं। अगर P को 1 ले लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 11, इसको 2 लिया तो किसका हो जाएगा 10, इसको 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 9, 12 होना चाहिए, जोड़ने पे 12 होना चाहिए। और हमारा P क्या होना चाहिए, छोटा, और Q क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो P छोटा है और Q क्या हमारा बड़ा है, ये भी दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, समझ गए। अब इसको 4 ले लिया, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, इसको 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 7। देखो ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अब इसको 6 ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा, ये 5 6 6 12 हो जाएगा। अब देखो बराबर हो गए, यानी कि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, समझ गए। यानी कि P छोटा होना चाहिए और Q बड़ा होना चाहिए। अब बताइए क्या पेयर हो सकता है, क्या हमारा 1 और 11 पेयर हो सकता है, बोलो बोलो क्या होना चाहिए, P और Q दोनों सहभाज्य होने चाहिए, यानी कि को प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 11 क्या एक दूसरे के को प्राइम है, 1 और 11 क्या कॉमन होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन हो गया, यानी HCF कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा जोड़ा बन सकता है। अब आइए 2 और 10, अगला क्या दिखा, 2 और 10, और 2 और 10 में HCF कितना आ रहा है, बोलो बोलो 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 से 2 कॉमन हो रहा है, 2 से यानी दोनों कट जा रहे हैं। इसका मतलब HCF इसका 2 आ रहा है, इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 और 10 नहीं होगा। बताइए 3 और 9 इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 4 और 8 इसमें ये भी नहीं होगा। 5 और 7, तो 5 और 7 बन जाएगा, ये पेयर हमारा बन जाएगा, समझ गए। 5 और 7 का HCF क्या होता है, हमारा 1 होता है, इसलिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, समझ गए। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आपको दिख गया कि नहीं, कितने आंसर, कितने जोड़े बने। तो देखिए कितने जोड़े बन गए, एक तो जोड़ा हमारा बन गया 1 और 11 का, एक जोड़ा बन गया हमारा 5 और 7 का, यानी कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। तो यानी कि इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 2, समझ गए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब वो होल नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर ही आ गया, यानी कि
परफेक्ट। आइए बताइए, इस दुनिया में कोई परफेक्ट है? कोई चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ जो हो, जो कोई भी हो, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकती। समझ कि नहीं? आपको परफेक्ट इंसान को ढूंढने पड़ेंगे। इंसान तो नहीं मिल सकते परफेक्ट आपको दुनिया में, लेकिन करना क्या पड़ेगा? नंबर तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई नंबर जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, समझ कि नहीं? तो हमको परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो हमने लिख के दिया है आपको, कौन से, अभी तक हमने 4 ही लिख के दिया है आपको। कौन कौन से? 1 अंकों की, सबसे 1 अंकों की परफेक्ट नंबर कौन है, 2 अंकों की, और 3 अंकों की, और 4 अंकों की। ये आपको दिमाग रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 6 और 28 पूछा गया, हो सकता है ये पूछ ले, ये पूछ ले, ठीक है? इसलिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है? तो परफेक्ट के लिए हमने क्या लिखा था? योगफल, इसका डिफिनीशन लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। परफेक्ट संख्या का, परफेक्ट नंबर का जो होती हैं, पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, उनका हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है, ठीक है? तो चलिए, एक काम बहुत अच्छा कर दिया कि लिखा गया है, नहीं तो हमको क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग क्या होती है, यहाँ पे गड़बड़ाई जाती है, ठीक है? या फिर मैं मार्कर को मोटा कर दूँ तो थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पतला मार्कर हो जाता है, इसलिए हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाती है, ठीक है? तो जैसे मुझे यदि लिखना है, देखिए नहीं गड़बड़ा रही है, पतले ही रहने दें, ठीक है? अब देखिए करना क्या है, तो देखिए पूर्ण परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? यदि संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो संख्या क्या होती है? परफेक्ट हो जाती है, यानी कि परफेक्ट नंबर हो जाती हैं। तो इस दुनिया में मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी इंसान हो, कोई भी वस्तु हो, वो परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है? परफेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि 100%, परफेक्ट मतलब ये हुआ कि 100%, यानी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए। तो नंबर तो हो सकती हैं, देखिए नंबर कौन कौन सी हैं, देखिए 6वां है 6। तो देखिए चलिए चेक करते हैं 6 क्या परफेक्ट है कि नहीं। तो क्या करना है, इसका डिफिनीशन से, यदि संख्या के गुणनखंडों का योग, तो चलिए संख्या का गुणनखंड करते हैं। किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, और खुद से कटेगा, समझ नहीं? यानी कि 6 के कितने गुणनखंड है? 1, 2, 3, 6, ये हो गए। तो गुणनखंडों का योग, यानी कि संख्या को छोड़कर, संख्या कौन थी? 6 थी, तो यानी 6 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब संख्या जो बचे उनको जोड़ लीजिए। देखो 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि दिए हुए संख्या के बराबर हो जाती है, यानी वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ गए? यानी कि 6 एक कैसी है? पूर्ण संख्या है। अब जैसे देख लेते हैं 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, ठीक है? तो इसको चलिए करते हैं। 1, 2 से भी कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा हाँ, 5 से नहीं कटेगा, 6 से हाँ, 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 चौक 28, फिर 5, 8 तक 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है? अब बताइए 28 के मैंने कितने गुणनखंड लिख दिए? फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिए। अब खुद को छोड़ करके 28 को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचे इनको जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 4, 2, 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28, यानी कितना आ गया? 28 आ गया। यानी कि अगर मैं कहूँ 1 अंकों की परफेक्ट नंबर कौन है? 6 है, और 2 अंकों की परफेक्ट नंबर कौन होगी? 28 होगी, और 3 अंकों की परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या कौन होगी? 496 होगा, और 4 अंकों की पूर्ण संख्या क्या होगी? 81, 28 होगा। समझ गए? इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं फिर स्लेट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन पे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पहली तथा 10वीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे एग्जाम, ये सब एग्जाम में आए क्वेश्चन है, ठीक है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है पहली तथा 10वीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। ऑप्शन में देख लीजिए, जो यानी कि हमने क्या बताया था? सम और विषम। सम और विषम को गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए बताइए? 2 तिहाई 6, यानी क्या मिल जाएगा हमको? सम मिलेगा। यानी कि सम और विषम को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको? सम मिलता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जो हमको सम मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप कर लीजिए, पहली संख्या कौन होती है? भाई 2 होती है, और कौन सी है? 10वीं निकालना है, तो पहले तो आपको 10वीं पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 1, 2, 21 तो नहीं होगा, 23 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 के बाद क्या आएगा? 29 हो गया। तो यानी कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2, और 10वीं अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 29 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 29 कितना आ जाएगा? 30 दूना 60, 60 में 2 घटाए कितना आ जाएगा? 58, ठीक है? यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन में, 60 और 85 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 60 और 85 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक है?
तब बताइए 60 और 85 के बीच जो जो अभाज्य संख्या होगी पहले उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, योगफल भी निकालना होगा। तो पहले बताइए 60 और 81 के बीच तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा ही ना। तो चलिए देखते हैं, 60 के बाद क्या 61 होगा? हाँ होगा। 61 के बाद 63 नहीं, 64 65 66 67 67 होगा। फिर उसके बाद क्या आएंगे? 68 69 70 71 71 होगा। फिर 73 होगा। 73 के बाद 79 होगा, ठीक। 79 के बाद 83 होगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? 60 और 85 के बीच में ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब इनका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। 9 3 12, 12 3 15, 1 16, 16 7, 7 6 13, 23, 23 1 24, 24 के 4 हासिल लगा 2। अब देख लिए 8 7 15, 15 5 20 2 22, 22 7 29, 29 1 30, 5 35, 35 6, 35 5 40, 1 41, 41 4 45, यानी कितना आ गया? 452। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। 60 और 85 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हमने कर लिया, ठीक है। 61, कोई छूट गया हो तो देख लीजिए। 61 के बाद 63 64 65 66 67 हो गया, 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85, ठीक है, सही है। ये कितना आ जाएगा? 452। 400 कितना आएगा? 452। फिर उसके बाद गलत हो गया क्या? 452 ऑप्शन में कितना दिया है? 450 445 351 434 देख लेते हैं। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 69 तो कट ही जाएगा। 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83, यही आएगा। 452 आएगा। कहीं पे गलत किए हैं टाइपिंग में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 452 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो चलिए करते हैं। 50 और 60 के बीच, तो बताइए 50 और 60 के बीच में सभी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो 50 के बाद क्या आता है? 51, 17 51 कट जाएगा, 52 53 53 एक हो जाएगा। 53 के बाद क्या आएगा? 57 ये भी कट जाएगा, 59 59 आ जाएगा। तो 53 और 59 आएगा 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के। देखिए अभी 1 से लेकर के 100 तक अभी सभी अभाज्य संख्या लिख दिए थे कि नहीं? तो उनमें से आपको पहचानना है कौन कौन से होंगे। ये मैंने पहचान के लिख दिया, ठीक है। 53 और 59, ठीक। अब मुझे बताइए इनका क्या निकालना है? वर्ग निकाल लिया। अब फिर क्या निकालना है? योगफल, वर्ग करके योगफल निकालना है। अब हमने क्या किया है? हमने अपने बेसिक मैथ वाले वीडियो में जो हमने वीडियो डाला था बेसिक मैथ, उसमें हमने आपको दिखाया था 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग 3 सेकेंड के अंदर कैसे निकालते हैं, समझ कि नहीं? तो ये आप एक काम करिएगा, ये वर्ग यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हमने सिखाया है, उसको देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया हूँ। अब जैसे 53 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 3 का लिखेंगे 0 9, और 50 का आधा कितना होता है? 25 25 में 3 जोड़े कितना आएगा? 28। देखिए हमारा आ गया कि नहीं? 28 0 9, और प्लस 59 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81 हो गया। 25 में 9 जोड़ देंगे कितना आएगा? 25 5 30 और 4 34। देखिए 34 से 81 आ गया। अब जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, समझे कि नहीं? यानी कि कितना आएगा? 9 1 10, यानी लास्ट में कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। स्मार्ट बनिए, देखिए स्मार्ट ऐसे बन के आपके आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3 3 का कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा, यानी कि एक लास्ट में 1 आएगा, 9 1 जोड़ दे कितना आएगा? 10 आएगा, यानी कहीं पे क्या आएगा? 1 0 आएगा, यानी कि हमारा आंसर काम बन जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, समझ गए? नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो मैं क्या किया, इकाई अंक से ही काम चल गया हमारा। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 0 है। तो यूनिट डिजिट मैं भी लेके आऊँगा, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे है, जितने क्वेश्चन बनते हैं सब मैं लेके आऊँगा, टेंशन ना लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई किया, स्मार्ट तरीका उसका यूज हो गया, यहाँ पे कर लिया। अब जैसे क्या है, 53 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 53 का स्क्वायर है तो मैंने क्या किया हूँ, लास्ट वाला अंक का स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। 59 का स्क्वायर है, लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करके हमने लिख दिया, उसका इकाई अंक बस लिखा। तो क्या है इसका? 9 का स्क्वायर करूँगा 81, यानी 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? 9 आएगा, 9 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि हम इकाई पे क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला 40 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो बताइए 40 और 45 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, एक तो 41 होगी और एक 43 होगी कि नहीं, इनके बीच में ये होगी वर्ग वो अभाज्य संख्या। अब इनका क्या करना है, वर्गों का अंतर करना है, तो वर्गों का अंतर कर लिया। तो अंतर निकालना है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो हमेशा अंतर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। 41 माइनस 43 ये कर लीजिए और 41 प्लस 43 ये कर लीजिए। ठीक है, 41 में 43 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब माइनस ना देख लीजिए क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, छोटी में से बड़ी संख्या घटा दिया, वर्ग कर क्या घटा दिया। आप क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 41 में 43 में घटाएंगे, 43 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा और 4 4 8 1 84 हो जाएगा, 4 1 3 1 4 484, 2 चौके 8 8 8 16 यानी 168 आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 और 35 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के घनों के वर्गों का योगफल प्राप्त करने पर संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो 20 और 35 के बीच सभी अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं, कितना आएगा 23 आएगा, फिर उसके बाद 29 आएगा, फिर उसके बाद 31 आएगा, फिर उसके बाद 34 35 36 नहीं आएगा। ठीक है, 23 29 31 आया। अब इसका क्या करना है, घन करना है, यानी क्यूब कर दिया और क्यूब कर दिया। अब क्या करना है, योगफल करना है, यानी किनको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमको देखना है कि इकाई अंक पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे, अपने स्मार्ट तरीके से काम कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इकाई अंक निकालना है तो पहले हम देखेंगे इकाई अंक। देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो क्या करना है, 10 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, जैसे मैंने बोला 26 का इकाई क्या होगा, 6 होगा। कैसे आता है, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर जो शेषफल आए, जैसे क्या शेषफल आ गया 6 आया, इसका मतलब वही क्या होता है, उसका इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि अगर मैं इसका इकाई अंक निकालना हो तो किससे भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा, यानी कि हट जाएगा, तो यानी 3 3 3 3 क्या 3 3 का 9 3 27 27 की इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 9 81 9, बोलो 9 9 81 9 729 यानी 9 इकाई पे क्या आएगा, 9 आएगा। एक का कितनों बार गुणा करेंगे, 3 3 बार कितना आएगा, 1 आएगा। अब बताइए 9 7 16 और 1 9 7 16 और 1 17 17 को इकाई कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अंकों से ही मैंने खेल लिया। नहीं तो आप क्या करेंगे, 23 का क्यूब करेंगे, 29 का क्यूब करेंगे, 31 का क्यूब करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका इकाई क्या आएगा ये निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मार्ट तरीका लगाया और आंसर निकाल लिया। तो देखिए हम एक कोई वीडियो लेके आएंगे, अभी दूसरा तीसरा और वीडियो हो जाए फिर मैंने क्या लूँगा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो विभाजिकता के नियम क्या आएगा, डिविजिबिलिटी रूल से आएंगे। ठीक है, मैं उसमें दिखाऊंगा आपको 1 से लेकर के कोई भी संख्या का अपने से भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो आप। 23 का 29 का 33 का 37 का 41 का 43 का 47 का 48 का 52 53 जितनी भी नंबर होती हैं सबका डिविजिबिलिटी रूल अपने से भी बना सकते हैं। मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में, मैं दिखाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है, किसी का विभाजिकता के नियम कैसे बनाए जाते हैं, सिखाएंगे। इतना चलिए हो गया, अब चलिए आगे करते हैं। आंसर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब आइए देखिए निम्न में से कौन से दो सहभाजों का योग हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से दो सहअभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। तो देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का योग कौन सा होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आपको कोई भी अभाज्य संख्या होंगी तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या कौन होती है, एक सम होती है और क्या होती है, विषम होती हैं। सम भी होती हैं और विषम होती हैं। इकलौता एक अभाज्य संख्या है जो 2 है और क्या है, सम है। इसके बाद जो भी अभाज्य संख्या मिलती हैं सब कैसी मिलती हैं, विषम मिलती हैं, है कि नहीं। तो ये बताइए अगर हम विषम आगे की जितनी विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं उनको आपस में जोड़ेंगे तो कैसी होंगी, विषम होगी। अब बताइए विषम को विषम से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बोलिए। जैसे विषम ले लिया 3 और ये ले लिया 5, 5 3 या 8, यानी क्या मिलेगा हमको, सम मिलेगा, हाँ या ना, सम मिलेगा ना। तो मुझे ये बताइए विषम को विषम से जोड़ा क्या मिल गया हमको, सम मिल गया। और हमेशा मिलते हैं, ये भी जान लीजिए, हमेशा मिलता है। विषम को विषम से जोड़ेंगे हमेशा हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अब बताइए हमारा ऑप्शन कैसा है, विषम है। तो देखिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, हमारे पास आए हैं ना तो मैं सिखाऊंगा ना स्मार्ट वर्क कैसे होता है, टेंशन न लीजिए, मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे ऑप्शन से खेला जाता है, कहाँ पे कौन सा दिमाग लगाना है। अब आप बैलों की तरह ना काउंट करने लीजिएगा कि ढूंढने लगिए कौन से 2 संख्याएं होंगी, ऐसे होगी, कुछ नहीं। आपको स्मार्ट तरीका सीखना है, मैं सिखाऊंगा। ठीक,
अब जैसे क्या है ये सम, तो अगर कोई दो विषम को जोड़ूंगा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यानी कि दो संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होता है, क्या हो गया, यहाँ विषम हो गया, यहाँ विषम हो गया। यानी कि पक्का सा एक काम किया है एग्जामिनर ने, क्या इस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एक सम को रख लिया होगा और सम को जब भी विषम के साथ जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है हमको, सम मिलता है, सॉरी क्या मिलता है हमको, विषम मिलता है। जैसे यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, 3 2 5, 5 क्या है, विषम है और हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये हमेशा सत्य होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ क्या रहा है, विषम, चारों ऑप्शन कितने हैं, विषम है ना, इसका मतलब पक्का सा एक इसका मतलब पक्का हो गया कि कोई एक नंबर क्या रहा होगा, सम रहा होगा। अब कोई एक नंबर सम रहा होगा तो पक्का सा क्या रहा होगा, वो इकलौता सम 2 है, ये है, इसका मतलब क्या रहा होगा, वो 2 रहा होगा। अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं इसको 2 घटा दूं, 71 में 2 घटा दूं तो क्या बनेगा, 69, नहीं ना। अगर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 71 है, उनमें से और 71 भी आ रहा है योगफल, और आना चाहिए क्या, विषम। अगर विषम आएगा, अब सब क्या है, विषम है ना, अगर विषम आएगा उनमें से एक क्या रहा होगा, सम रहा होगा। तो दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 घटा देंगे तो कितना है, 69 आ गया। इसमें 2 घटाएंगे कितना आएगा, 81 आएगा। इसमें 2 घटाएंगे कितना आएगा, 79 आएगा। इसमें 2 घटाएंगे कितना आएगा, 99 आएगा। अब बताइए ये संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अब ये बताइए क्या बन गया हमारा, 69 हो गया। ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, बताइए, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 3 3 का 9, ये 9 9 81, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ना 71 होगा ना हमारा 83 होगा। तो घटाने के बाद जो बचे वो भी क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए 99 हो गया, 11 9 99, ये भी नहीं हो सकता, यानी क्या आ जाएगा हमारा 81 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 79 क्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x y z अभाज्य संख्या है और x + y + z बराबर 50 है तो x का अधिकतम मान क्या होगा। अब बताइए, एक मैंने ले लिया क्या, सम। सारे ऑप्शन कैसे हैं, ये 43 है और ये 41 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। अब देखिए सारे ऑप्शन कैसे हैं, विषम है। और विषम तब बनते हैं जब क्या हो, देखिए सम प्लस, अब देखो 3 संख्या है, मैं बनाता हूँ, सम प्लस सम, क्या मिलेगा बताइए। यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 4 ले लिया, यहाँ 6 लिया, 6 4 10 2 12, हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अगर मैं एक सम ले लूँ, बाकी सबको विषम ले लूँ, विषम प्लस विषम, तो क्या बनेगा हमारा बताइए। यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 2 लिया, 5 3 8 2 10, यानी क्या मिलेगा हमको, सम मिलेगा। बोलिए सम मिलेगा ना। तो यानी कि हमारा 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अगर तीनों विषम हो गए, विषम प्लस विषम, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर विषम ले लिया, 3 अभाज्य संख्याएं, तो क्या मिलेगा हमको, 5 3 8 और 7 15, यानी क्या आएगा, विषम आएगा। समझे कि नहीं। तो यानी कि अगर हम विषम लेंगे क्या आएगा, विषम आएगा। अब ये बताइए 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिल रहा है हमको, 50 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, ये बनेगा, 50 आना चाहिए, यानी कि सम आना चाहिए। 50 कैसा है, सम है, यानी कि इनमें से पक्का एक क्या रहा होगा, सम रहा होगा, बाकी दोनों क्या रहेंगे, विषम रहे होंगे। यानी 50 में 2 घटा दीजिए, बाकी 2 का पता चल जाएगा कितने आएंगे, 48। बाकी 2 नंबर कैसे होंगे, 48 होंगे, जो जिनका योगफल 48 होगा। अब चलिए देखते हैं, पेयर बनाते हैं 48 के साथ। अगर मैं 2 ले लिया तो दूसरे क्या होना पड़ेगा, 46, जो तो हो नहीं सकते। यानी कि हमको जैसे x y z इन तीनों का योगफल कितना है, 50 है। अगर मैं यहाँ पे z को मिनिमम ले लूँ, z को 2 बना लिया, तो x प्लस, क्योंकि हमको x का अधिकतम मान निकालना है ना, x को अधिकतम करना है, तो z को क्या कर दिया, न्यूनतम कर दिया। तो यानी x + y का मान कितना आ गया, 48 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो कितना हो जाएगा, 46। यहाँ पे 3 लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 47, सॉरी 48 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 5, क्योंकि ये भाज होनी चाहिए, इधर भी भाज होनी चाहिए। अगर ये 5 ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर इसको 5 ले लिया तो ये भी अभाज है, ये भी अभाज है, यानी कि हमको x का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं, 43 ले सकते हैं। यानी कि देखिए x y और z को न्यूनतम ले लिया और x को y को न्यूनतम ले लिया कितना, 5, और x को मैक्सिमम कितना ले लिया, 43, और इसको कितना ले लिया, 5, और इसको कितना ले लिया, 2 4 5 3 8 2 50। देखो 50 हो रहा है कि नहीं, यानी कि x का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 43 हो सकता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। क्या किया, दोनों का योगफल 48 हो गया, 2 से पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या ले लिया, 2 ले लिया,
ठीक है। यानी कि y के यहाँ पे मैंने बना लेता हूँ क्या, चलो ठीक है, समझ में आ गया है ना। यहाँ 2 ले लिया, 2 से 46 हो गया, 3 ले लिया 45 हो गया, 5 ले लिया 43 हो गया। यानी कि ये जो संख्या होगी जो अधिकतम कितनी हो सकती है, 43 हो सकती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 43 आएगा, आप समझ जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा समझाया हूँ। क्योंकि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर सम आ रहा है, इसका मतलब उनमें से कोई एक क्या रहा होगा, सम रहा होगा, और बाकी 2 बचे क्या रहेंगे, विषम रहेंगे। तो बाकी जो बचे क्या है, विषम है कि नहीं, देखिए 5 और 43 विषम है, और सबसे बड़ी पूछा है 43 हो जाएगा। तो चलिए क्लीन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 16 है, तो अधिकतम क्या होगा। तो 3 अभाज्य संख्या मान लेता हूँ x + y + z। ठीक है, इसका योगफल कितना दिया है, 80 है, तो पक्का एक संख्या क्या रही होगी, 2 रही होगी, क्योंकि क्या रहा है, सम आ रहा है, तो यानी एक संख्या क्या रही होगी, 2 रही होगी। यानी कि y + z बराबर कितना जाएगा, 78 आ जाएगा। 2 घटा देंगे 78 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, यानी कि y - z की वैल्यू कितना दे दिया है, अंतर 16 दे दिया है। अब क्या पूछा है कि 3 अभाज्य संख्या के ऊपर इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 16 अधिक है, तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, वो यानी कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए इनको एक बार जोड़ देता हूँ। 2y बराबर कितना जाएगा, 8 6 14 के 4, 7 1 8 1 9, यानी कि y का मान कितना जाएगा, 2 चौके 8 2 7 14, 47 आ गया। तो एक 47 होगी। अब बताओ एक 47 होगा और 78 जोड़ने पे आ रहा है। अब x का मान, अगर z का मान निकालना हो तो क्या कर देंगे, देखियो y का मान आ गया, अगर हमको z का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इनको घटा के आधा कर देंगे। अब घटा के आधा करिए, 8 में से 6 गया कितना आएगा, 2 आएगा। अब 7 में से 1 गया कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 2z बराबर 5 आया, तो z बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 26 आ गया। सॉरी फिर से कर लीजिए, 78, 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 1 गया 6, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। सॉरी, तो 26 कितना आ जाएगा, 62 को 3 और 1, यानी कितना आ गया कि 31 आ गया, और कितना आएगा, 47 आ गया। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा 31 मिल गया, 47 नहीं मिला, यानी इनमें से एक कोई संख्या क्या होगी, 31 होगी। समझे कि नहीं। क्या मैंने बोला कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 दिया है, तो उनमें से कोई ये क्या रही होगी, सम रही होगी। बाकी जो 2 घटा दिया तो 2 संख्याओं का योगफल निकल गया कितना, 78 निकल गया। और अंतर दिया हुआ है कितना, 16 है, तो यहाँ से y और z का मान निकाल लिया। जो y का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा कर दीजिए, सॉरी z का मान निकालना हो जोड़ के आधा कर दीजिए, y का मान निकालना हो घटा के आधा कर दीजिए, आपको नंबर पता चल जाएंगे। यानी कि हमारी दोनों संख्या क्या थी, एक 2 थी, एक 47 थी, और एक 31 थी। इन दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 80 मिल जाएगा। देखिए मिल गया आपको। ठीक है।